औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ अताउल मोहम्मद और आप देख रहे हैं चैनल HSSC प्रैक्टिशनर। स्टूडेंट्स, आप सब जानते हैं हम जो टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं वो निबोश IG-1 के हैं और उसके जो चैप्टर 1 है उस पे हमारी सारी वीडियोस हैं। हमने स्टार्ट निबोश IG-1 से लिया जो कि नया सिलेबस है और उसके पहले एलिमेंट से। तो दोस्तों, ये वीडियो शुरू से लेके आखिर तक देखिएगा ताकि आपको समझ आ सके। पूरा जो मैंने एक ट्यूटोरियल वीडियो बनाई है वो आप समझ सकें इसमें मैंने क्या क्या चीज़ें कवर करने की कोशिश की हैं। स्टूडेंट्स, इसमें हमने पीछे डिस्कस किया था कि किसी भी वर्क प्लेस को मैनेज करने के लिए रिगार्ड्स हेल्थ एंड सेफ्टी हमें क्यों मैनेज करते हैं, कोई भी एम्प्लॉय या कोई ऑर्गेनाइजेशन क्यों उसको इस तरह मैनेज करती है। तो उसकी जो मेन रीज़न हमने पीछे डिस्कस की थी वो 3 रीज़न्स थी, जिसमें मोरल था, फाइनेंशियल था और लीगल था। तो पिछली जो 2 हमारी वीडियोस थी उसमें हमने मोरल और फाइनेंशियल को डिस्कस कर लिया था बड़े अच्छे तरीके से। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसकी लीगल रीज़न और साथ ही मैं आपको आगे बताऊंगा इस वीडियोस में कि एम्प्लॉयर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, एम्प्लॉयज़ की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं और इसके अलावा एम्प्लॉयज़ के क्या राइट्स हैं। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें आज की हम इस ट्यूटोरियल वीडियो में पढ़ेंगे, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा और वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, चलते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ कि वो रीज़न्स कौन सी हैं जिसकी वजह से कोई भी एम्प्लॉयर या ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को सेफ एंड हेल्दी वर्क प्लेस मेंटेन करती है। तो दोस्तों, वो 3 रीज़न्स हैं, मोरल रीज़न, फाइनेंशियल रीज़न और थर्ड वन है लीगल रीज़न, जिस पे आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, जो लीगल रीज़न है वो ये है, द लीगल रीज़न फॉर मैनेजिंग हेल्थ एंड सेफ्टी रिलेट्स टू द फ्रेम ऑफ इंटरनेशनल एंड नेशनल लॉज that govern the conduct of businesses and organizations. Most countries have laws that set standards for how organizations should conduct themselves with regard to the management of health and safety risks. Failure to achieve these legal minimum standards can lead to enforcement action by the authorities or prosecution before the courts. Successful prosecution can lead to a fine and in many countries to imprisonment for the individual concerned. तो दोस्तों, लीगल रीजन क्या होती है ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। इंटरनेशनली और नेशनली कुछ लॉज होते हैं जिसकी वजह से किसी भी एम्प्लॉयर या ऑर्गेनाइजेशन को अपने वर्क प्लेस को सेफ एंड हेल्दी वर्क प्लेस बनाना लाजमी होता है। जैसे मैं आपको सिंपल सी मिसाल देता हूँ, जो ILO है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, वो की रोल प्ले करता है इस सारी स्टैंडर्डाइजेशन में। इसमें की रोल प्ले करता है इंटरनेशनल लेवल पे। बहुत सारे कंट्रीज इसके मेंबर्स हैं और जो नहीं होते उनके ऊपर जो नेशनल लॉज होते हैं वो इम्प्लीमेंट होते हैं। और अगर इन लॉज को कोई भी एम्प्लॉयर या कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर अपने आप को फुलफिल नहीं करती तो दोस्तों उसके ऊपर फाइन हो जाता है या जो एम्प्लॉयर होता है वो उसको जेल हो जाती है। तो ये आगे जो 2 कैटेगरीज हैं कि सक्सेसफुल प्रोसिक्यूशन पे, ये हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। बहुत ही डिटेल्ड मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे इसके आउटकम्स होते हैं। तो दोस्तों, ये लीगल रीजंस है। मैं आजकल की जो मिसाल चल रही है, कोरोना वायरस आउटब्रेक आई हुई है, तो उस पर मैं बताता हूँ। जैसे पाकिस्तान इंडिया में लॉकडाउन चल रहा है, बट गवर्नमेंट ने देखा है कि वो उसकी मईशत जो है, इकॉनमी जो है वो बहुत ही नीचे जाने लगी है। तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि कुछ लॉज बना के, कुछ गाइडलाइंस बना के एम्प्लॉयर्स को, ताजरों को दे देते हैं और वो जो ताजिर या वो एम्प्लॉयर्स हैं या वो ऑर्गेनाइजेशंस के लोग हैं वो उन गाइडलाइंस को, उन SOPs को फॉलो करते हुए अपनी जो वर्क प्लेस है उसको स्टार्ट कर सकते हैं, उसका ऑपरेशन चला सकते हैं। तो दोस्तों, जो भी इस गाइडलाइन को, SOP को, गवर्नमेंट के दिए हुए रूल्स को फॉलो नहीं करेगा तो उसकी ऑर्गेनाइजेशन को बैन कर दिया जाएगा और उसके ऊपर जुर्माना भी कर दिया जाएगा, फाइन भी कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये एक सिंपल सी मिसाल थी जो आज के दौर की है।
तो दोस्तों हम इसमें और जो डिस्कस करेंगे स्पेशली कन्वेंशन C155 और जो दूसरा है रिकमेंडेशन R164। तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि ये क्या चीज़ें हैं। कन्वेंशंस एक्चुअली ILO ने इसको 1981 में बनाया, जो कि इसमें तकरीबन डिटेल चीज़ें नहीं होती, बट एक समराइज सीन में चीज़ें होती हैं, ऑब्लिगेशंस होती हैं, रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, इम्प्लीमेंटेशंस होती हैं। बट इन 1981 उसने इसको रिकमेंडेशंस दी जो जो डिटेल पे मुनहसर होती हैं, जो डिटेल पे मबनी होती हैं, और वो कन्वेंशन जो C155 में होती हैं उसको डिटेल से एक्सप्लेन कर रहा होता है। तो जो कन्वेंशन में समराइज की हुई चीज़ें होती हैं, रिकमेंडेशन R164 उसको बहुत ज़्यादा डिटेल से ब्रीफ कर देता है, एक्सप्लेन कर देता है। दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। जी, तो दोस्तों इस R164 और C155 के थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि एम्प्लॉयर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, वो हम स्टडी करने जा रहे हैं। आप वीडियो को ज़रूर शुरू से लेके आखिर तक देखिएगा। मैंने बहुत सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट आपको यहाँ पे शो भी की हैं और बताने की कोशिश भी की है। तो जो दोस्त आगे चल के मतलब थोड़ी सी वीडियो देख के फिर आगे स्किप करते हैं, वो दोस्त फिर उन इम्पोर्टेंट चीज़ों से रह जाते हैं। तो दोस्तों अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं एम्प्लॉयर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, और आर्टिकल 16 के तहत C155 आइडेंटिफाइज सम बेसिक ऑब्लिगेशन प्लेस्ड ऑन एम्प्लॉयर। और जो आर्टिकल 16 है वो C155 का, जो कि कुछ ऑब्लिगेशंस, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कुछ रूल्स इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करता है कि एम्प्लॉयर्स की जिम्मेदारी होगी कि वो अपने एम्प्लॉयज को प्रोवाइड करेगा। तो दोस्तों उसमें फर्स्ट वन जो है वो है टू इंश्योर दैट द वर्कप्लेस मशीनरी इक्विपमेंट प्रोसेसेस अंडर देयर कंट्रोल आर सेफ एंड विदाउट रिस्क टू हेल्थ। तो ये पहला उसका ऑब्लिगेशन है किसी भी एम्प्लॉयर का एज पर C155 कि कोई भी एम्प्लॉयर जो होगा या ऑर्गेनाइजेशन होगी वो इंश्योर करेगा कि उसका वर्क प्लेस, उसकी मशीनरी, उसके इक्विपमेंट और उसके जो प्रोसेस होंगे वो अंडर कंट्रोल है और विदाउट रिस्क टू हेल्थ है। तो दूसरा जो इसका एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है या ऑब्लिगेशन है, वो है दोस्तों टू इंश्योर दैट द केमिकल, फिजिकल एंड बायोलॉजिकल सब्सटेंसेस एंड एजेंट्स अंडर देयर कंट्रोल आर विदाउट रिस्क टू हेल्थ। ये उसका दूसरा ऑब्लिगेशन है, उसकी जिम्मेदारी है अपने एम्प्लॉयज को प्रोवाइड करने की कि टू इंश्योर दैट द केमिकल एंड फिजिकल एंड बायोलॉजिकल सब्सटेंसेस, के वहाँ पे कोई भी फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल सब्सटेंसेस हैं या एजेंट्स हैं तो वो विदाउट रिस्क टू हेल्थ है। ये सारी जिम्मेदारी होगी जनाब किसकी, एम्प्लॉयर की, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की। और थर्ड वन जो C155 ने इसको समराइज किया वो है to provide adequate protective clothing and protective equipment to prevent risk of accidents or of adverse effects of on health। तो दोस्तों ये तीसरा एक ऑब्लिगेशन है, फरीजा है किसी भी एम्प्लॉयर का कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को, कोई भी एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज़ को एडिक्वेट प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग देगा, PPEs देगा, ठीक है, ताकि उसका जो एम्प्लॉय है वो अपने आप को सेफ एंड सिक्योर रखते हुए अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म कर सकता है। तो दोस्तों ये थी एज पर C155 कन्वेंशन 155 के अगेंस्ट एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज। बट आगे चल के ILO ने रिकमेंडेशंस R164 में इसको बहुत ज़्यादा डीपली इसको इलेबोरेट किया है। तो दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट, R164 ने क्या कहा है कि एम्प्लॉयर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। Employer's responsibilities, Article 10 of R164 puts the following obligations on employer। तो दोस्तों फर्स्ट जो उसकी ऑब्लिगेशन होती है एम्प्लॉयर की एज पर R164 वो है जनाब प्रोवाइड वर्क प्लेस एंड वर्क इक्विपमेंट एंड यूज वर्क मेथड्स विच आर सेफ एंड पोज नो रिस्क टू हेल्थ। तो दोस्तों ये उसका पहला फ्रीज है R164 के मुताबिक कि वो एम्प्लॉयर आपको वर्क प्लेस, वर्क इक्विपमेंट और जो वर्क मेथड्स हैं वो सेफ टू हेल्थ प्रोवाइड करे, रिस्क फ्री टू हेल्थ प्रोवाइड करे।
तो ये पहला ऑब्लिगेशन है। और दूसरा है जनाब कि कोई भी जो एम्प्लॉयर होगा प्रोवाइड अप्रोप्रिएट इंस्ट्रक्शंस एंड ट्रेनिंग। तो ये किसी भी एम्प्लॉयर की बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को अप्रोप्रिएट इंस्ट्रक्शंस और ट्रेनिंग सफिशेंट ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करे ताकि उसका जो एम्प्लॉय है वो प्रॉपरली काम परफॉर्म कर सके। तो दोस्तों थर्ड वन है इसका ऑब्लिगेशन जनाब प्रोवाइड नेसेसरी सुपरविजन। दोस्तों आपने देखा होगा कोई भी काम चल रहा है, अगर उस पर प्रॉपर सुपरविजन नहीं होगी तो कभी भी वो काम सक्सेसफुली और सेफली प्रोसीड नहीं किया जा सकता। तो क्योंकि ह्यूमन नेचर है, वो मिस्टेक्स करती है, वो शॉर्टकट्स करती है, तो इन सब चीज़ों को सुपरवाइज करने के लिए कॉम्पिटेंट सुपरवाइजर असाइन करना भी एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पूरी एक्टिविटी को एम्प्लॉयर एक सुपरवाइजर असाइन करके सुपरवाइज करे ताकि उसमें कोई मिस्टेक्स या एरर ना आए और काम को बड़े अच्छे तरीके से और सेफली सर अंजाम दिया जा सके। तो चौथा उसका फरीज़ा है जनाब प्रोवाइड एनी नेसेसरी पर्सनल प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग एंड इक्विपमेंट फ्री ऑफ चार्ज। तो ये बेसिक उसकी ऑब्लिगेशन है R164 के मुताबिक कि कोई भी एम्प्लॉयर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज़ को प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग और तमाम पीपीज बिना किसी चार्जेस के फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करे। ये उसकी क्या है जिम्मेदारी है। तो दोस्तों पांचवा जो उसका ऑब्लिगेशन है put in place health and safety arrangements adapted to suit the size and nature of the undertaking। तो ओवरऑल जो वहाँ की वर्क प्लेस की सिचुएशन होगी वो भी उसने सेफ और प्रॉपरली अरेंज प्रोवाइड करनी है ताकि उसका जो एम्प्लॉय है रिस्क फ्री इन्वायरमेंट में काम कर सके और अपनी ड्यूटी को सर अंजाम दे सके। तो दोस्तों जो सिक्स्थ वन ऑब्लिगेशन है किसी भी एम्प्लॉयर की वो है ensure that the hours of work do not adversely affect employees safety and health। तो दोस्तों यहाँ पे फटीग मैनेजमेंट की तरफ जा रहा है, फटीग मैनेजमेंट की तरफ जा रहा है कि उसकी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है कि कोई भी एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को जो उसको देखेगा कि उसको कितना टाइम के लिए काम करवा रहा है, उसको जो वर्किंग आवर्स हैं वो उसकी मेंटल इल हेल्थ का मतलब सबब तो नहीं बन रहे, यानी उसको मेंटल स्ट्रेस तो नहीं मिल रहा। तो एज पर स्टैंडर्ड ये 8 आवर्स पर डे होता है। तो कोई भी जो एम्प्लॉयर होता है अपने एम्प्लॉय से ज़्यादा घंटे काम ना करवाए, ये भी उसकी जिम्मेदारी होती है, ये भी उसका फरीज़ा होता है। तो दोस्तों सातवां जो हमारे पास ऑब्लिगेशन है एम्प्लॉयर का टेक मेजर्स टू एलिमिनेट एनी एक्सट्रीम फिजिकल एंड मेंटल फटीग। तो ये देखें दोस्तों बाज़ औक़ात हमारे एम्प्लॉयर्स जो होते हैं ना वो 10-10 12-12 14-14 घंटे काम कर रहे होते हैं। तो उससे होता क्या है कि बंदा मेंटल फटीग का शिकार हो रहा होता है और उसका जो मेंटल होता है जहन होता है वो प्रॉपरली काम नहीं कर पा रहा होता। तो ये भी किसी भी एम्प्लॉयर की बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑब्लिगेशन है कि वो अपने एम्प्लॉय को प्रॉपरली वर्किंग आवर्स में काम करवाए और उसकी मेंटल फटीग और एक्सट्रीम फिजिकल फटीग जो है ना उसको भी कंसीडर करे। तो दोस्तों जो लास्ट वन इसमें है इसका ऑब्लिगेशन एम्प्लॉयर का स्टे अप टू डेट विद नॉलेज इन ऑर्डर टू कंप्लाई विद द अबव। तो दोस्तों किसी भी एम्प्लॉयर की ये भी जिम्मेदारी है कि वो अपने आप को करंट सिचुएशन के मुताबिक करंट नॉलेज और जितने इंटरनेशनल रेगुलेशंस हैं उससे अपने आप को अपडेट रखे ताकि सारी जो ऊपर ये इम्प्लीमेंटेशन है ये कंप्लायंस है उसको वो फुलफिल कर सके। तो दोस्तों ये 8 ऑब्लिगेशंस थी एज पर R164 ILO जो मैंने आपको इलेबोरेट करने की कोशिश की। ये मैंडेटरी होती हैं किसी भी एम्प्लॉयर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर कि वो अपने एम्प्लॉय को ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करे। तो दोस्तों नेक्स्ट हम चलते हैं कि जो ILO है R164 C155 इसने सिर्फ एम्प्लॉयर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं रखी बल्कि इसने अपने एम्प्लॉयर्स की भी ऑब्लिगेशंस आगे चल के हमें बताई है जो कि हम पढ़ने जा रहे हैं। तो चलते हैं जी। तो अभी हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है वर्कर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ILO ने सिर्फ एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं बताई, उसके ऑब्लिगेशन नहीं बताए, बल्कि वर्कर्स की ऑब्लिगेशन भी बताई हैं कि वर्कर्स भी उसको सपोर्ट करे किसी भी एम्प्लॉयर को और वो सेफली काम कर सके और वर्क प्लेस को सेफली मेंटेन रखा जा सके। तो दोस्तों R164 पुट्स द फॉलोइंग ऑब्लिगेशन ऑन वर्कर्स। तो उसमें फर्स्ट वन है
take reasonable care of their own safety and that of other people who might be affected by things that they do and the things that they fail to do। तो दोस्तों ये किसी भी वर्कर की मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपनी सेफ्टी का ख्याल रखे, अपने दूसरे साथी जो उसके को वर्कर्स हैं उनकी सेफ्टी का ख्याल रखे। मैं सिंपल वर्ड्स में कहूँगा कि सेफ्टी फॉर मी, सेफ्टी फॉर यू, सेफ्टी फॉर ऑल ऑफ अस। तो एक वर्क प्लेस के ऊपर जो भी लोग काम कर रहे होते हैं उन सबका एक दूसरे के ऊपर हक होता है कि वो एक दूसरे की सेफ्टी की केयर करें और जो एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे होते हैं उसको भी ज़हन में रखें कि उससे दूसरों को अफेक्ट तो नहीं हो सकता। तो ये भी किसी भी वर्कर की ऑब्लिगेशन में आ जाता है, उसका फरीजा बन जाता है। तो दोस्तों जो नेक्स्ट वन इसकी ऑब्लिगेशन है किसी भी वर्कर की, कंप्लाई विद सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस एंड प्रोसीजर। तो दोस्तों अब एम्प्लॉयर ने तो आपको चीज़ें बता दी, आपको प्रोसीजर्स बता दिए, आपको सारा सिस्टम समझा दिया, बट क्योंकि ह्यूमन फैक्टर आ जाता है कि हम लोग बाईपास करते हैं, शॉर्टकट करते हैं। तो ये हमारी ऑब्लिगेशन है, हमारा फरीज़ा है कि वो जो इंस्ट्रक्शंस एम्प्लॉयर हमें प्रोवाइड कर रहा है और प्रोसीजर्स दे रहा है हमने उसके मुताबिक चलना है। जी तो थर्ड वन जो है हमारे पास ऑब्लिगेशन जो है वर्कर का वो है यूज ऑल सेफ्टी इक्विपमेंट प्रॉपरली एंड नॉट टेम्पर विद इट। जो भी उसको पीपी, जो भी इक्विपमेंट्स, जो भी टूल्स प्रोवाइड किए जाते हैं किसी भी वर्कर को एम्प्लॉयर की तरफ से, तो ये उसका फरीज़ा है कि उसको टेम्पर ना करे। अगर उसको उसकी जान पहचान नहीं है तो वो उसको छेड़खानी ना करे, उसको बनाने की कोशिश ना करे। तो ये भी उसके फरीजे में आ जाती है, उसकी जिम्मेदारी में आ जाती है कि वो ये भी ना करे। तो फोर्थ वन दोस्तों हमारे साथ है report any situation which they believe could be a hazard and which they cannot themselves correct। तो दोस्तों ये भी एक जिम्मेदारी है वर्कर की, किसी भी वर्कर की, कि अगर उसको वर्क प्लेस पे, साइट पे कोई ऐसी सिचुएशन, ऐसी कंडीशन नज़र आती है जो कि हैजर्ड बन सकती है, हैजर्ड साबित हो सकती है, उसके लिए खतरा साबित हो सकती है या उससे ठीक नहीं हो सकती, तो दोस्तों ये वर्कर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने एम्प्लॉयर को रिपोर्ट करे, ये उसकी ऑब्लिगेशन है। तो फिफ्थ वन है दोस्तों जो कि लास्ट वन है R164 के मुताबिक, रिपोर्ट एनी वर्क रिलेटेड एक्सीडेंट और इल हेल्थ। तो दोस्तों इसमें सारी जितनी एक्सीडेंट्स, नियर मिस, अनसेफ एक्ट्स, अनसेफ कंडीशंस, जो भी इसमें सारी कैटेगरीज आ जाती हैं एक्सीडेंट की, इंसिडेंट की, इवेंट्स की, वो एक वर्कर की जिम्मेदारी होती है कि किसी वर्क प्लेस पे इस तरह की कोई भी कुछ भी हो तो वो अपने एम्प्लॉयर को हर हाल में रिपोर्ट करे, ये उसका ऑब्लिगेशन है, फरीजा है। तो दोस्तों ये अब हमने स्टडी किया था वर्कर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं रिकमेंडेशन R164 के तहत। तो दोस्तों नेक्स्ट हम चलते हैं कन्वेंशंस C155 के मुताबिक वर्कर्स की सिर्फ जिम्मेदारियां ही नहीं हैं बल्कि उसके कुछ हकूक भी हैं जो एम्प्लॉयर या ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर मैंडेटरी होते हैं कि वो उसको फुलफिल करे और उसकी प्रोविजन को इंश्योर करे। तो दोस्तों आइए अब हम डिस्कस करते हैं कि वो राइट्स क्या हैं। उसमें फर्स्ट वन जो राइट है किसी भी वर्कर का, द राइट टू बी प्रोवाइडेड विद एडिक्वेट इंफॉर्मेशन and actions the employer has taken to ensure occupational safety and health। तो दोस्तों ये किसी भी वर्कर का बुनियादी हक है कि उसको एडिक्वेट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए जिस काम को करने के लिए किसी भी वर्कर को असाइन किया है। फर्ज करें आपने किसी वर्कर को असाइन किया है कि उसने जाके जनाब हार्डवर्क परफॉर्म करना है, वेल्डिंग करनी है, कटिंग करनी है, ग्राइंडिंग करनी है, तो आपने उसको टूल्स के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन देनी है। जनाब ये जो ग्राइंडर है इसको ऐसे यूज करेंगे, इसकी डिस्क को ऐसे फिट करेंगे, ये सारी इंफॉर्मेशन आप एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी है, आपने उसको देना है और ये इंफॉर्मेशन अक्वायर करना किसी भी वर्कर की बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, बेसिक राइट होता है। तो दोस्तों जो दूसरा हक है किसी भी वर्कर का, द राइट टू द नेसेसरी ट्रेनिंग इन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ। तो दोस्तों ये बुनियादी हक होता है कि कोई भी आपने एम्प्लॉय हायर किया है, कोई भी आपने वर्कर हायर किया है, तो उसको जो उसकी बेसिक ट्रेनिंग्स होती हैं रिगार्डिंग द एक्टिविटी
वो आपका फर्ज होता है आपको कि आपने उस वर्कर्स को पहुंचानी होती है, उस वर्कर की उस काम से रिलेटेड तमाम ट्रेनिंग जो होती हैं, बेसिक ट्रेनिंग, कॉम्प्लिकेटेड सब ट्रेनिंग उसकी आपने कंडक्ट करनी होती हैं। अब वो ट्रेनिंग्स जो होती हैं वो आप इंटरनली कंडक्ट करते हैं, आप किसी क्लाइंट से करवाते हैं, या आप किसी थर्ड पार्टी से करवाते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है, ताकि अपने एम्प्लॉय को, अपने वर्कर को आप प्रॉपरली एजुकेट कर सकें, सफिशिएंट नॉलेज प्रोवाइड कर सकें। तो दोस्तों इसका थर्ड वन जो राइट होता है किसी भी वर्कर का, वो ये है, द राइट टू लीव अ वर्क प्लेस विच द वर्कर हैज रीजन to think presents an imminent and serious danger to their life or health and not be compelled to return until it is safe। तो दोस्तों ये उसका बुनियादी हक है कि वो ऐसी कोई भी वर्क प्लेस को छोड़ सकता है जहाँ पे उसको खतरात नजर आते हों। तो ये किसी भी एम्प्लॉयर का बुनियादी फरीजा होता है कि वो अपने एम्प्लॉय को प्रॉपरली और सेफ एंड हेल्दी वर्क प्लेस प्रोवाइड करे, ताकि उसका जो एम्प्लॉय है वो प्रॉपरली अपनी ड्यूटी को सर अंजाम दे सके। तो दोस्तों फोर्थ वन जो कि लास्ट वन है किसी भी वर्कर का राइट, तो वो मैं आपको बताता हूँ, द राइट टू बी कंसल्टेड बाय द एम्प्लॉयर ऑन ऑल मैटर ऑफ ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ रिलेटिंग टू देयर वर्क। तो दोस्तों इस टॉपिक में, इस पॉइंट में ये बताना चाहता है ILO C155 कि ये किसी भी वर्कर का बुनियादी हक है कि उसको तमाम एक्टिविटीज में इंक्लूड करना चाहिए और उसको कंसल्ट करना चाहिए। फॉर एग्जांपल आप पीपीईज की सिलेक्शन करने जा रहे हैं, तो बेस्ट वे ये है कि पीपीईज की सिलेक्शन करते हुए आप अपने वर्कर जो कि कॉम्पिटेंट है उससे आप कंसल्ट करें कि कौन से पीपीईज लेने चाहिए और उसका क्या क्या एक्सपीरियंस है। कोई पीपीईज जो होती हैं इटसेल्फ वो हैजर्ड क्रिएट कर रहे होते हैं, और इसके अलावा भी जो कॉम्पिटेंट वर्कर्स होते हैं उससे आप एडवाइसेस भी ले सकते हैं और उनसे तमाम चीज़ें कंसल्ट करते हैं। अगर कोई इवेंट हो गया, एक्सीडेंट हो गया, तो उसकी इन्वेस्टिगेशन में भी आप उसको, वर्कर को उसमें इन्वॉल्व करते हैं, ताकि वो लर्न कर सके, अपने आप को एजुकेट कर सके। तो दोस्तों ये थी किसी भी वर्कर की, किसी भी एम्प्लॉय की राइट्स, उसके हकूक, जो कि एक एम्प्लॉयर या ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर मैंडेटरी होते हैं कि वो उसको प्रोवाइड करें। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपने ये पूरी वीडियो देखी होगी, शुरू से लेके आखिर तक देखी होगी, और इसमें जो मैंने बड़ी अहम चीज़ें डिस्कस की हैं कि कोई भी वर्क प्लेस जो होती है उसको कोई ऑर्गेनाइजेशन या एम्प्लॉयर सेफ एंड हेल्दी क्यों मेंटेन करता है, उसकी रीजंस हमने डिस्कस की। और इसके अलावा ILO जो कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, उसने जो रिकमेंडेशंस और कन्वेंशंस के मुताबिक एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उसकी ओब्लिगेशंस बताई हैं, वो हमने डिस्कस की हैं। और इसके अलावा जो एम्प्लॉय है उसकी ऑब्लिगेशंस, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमने अकॉर्डिंग टू R164 और C155 के थ्रू हमने उसको इलेबोरेट किया है, और इसके साथ ही हमने वर्कर्स के राइट्स भी डिस्कस किए हैं एज पर ILO। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस ट्यूटोरियल वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये वीडियो अपने तमाम प्रोफेशनल साथियों, दोस्तों और फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर की करेंगे, और इंशाल्लाह उसको भी एजुकेट करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें, मेरी जो एफर्ट्स हैं, ताकि उसको आपकी तरफ से कमेंट्स आ सकें, और इसके अलावा मैं जो भी नई ट्यूटोरियल वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिफिकेशन आप तक चला आए। तो दोस्तों वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और इसके अलावा बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि सारी वीडियोस जो नई आएंगी वो आपको मिलती रहें वक्त के साथ साथ। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच।